औरतों को लेकर माओ का कहना था वुमेन होल्ड अप हाफ द स्काई। साल 1950 में ही एक नया मैरिज लॉ पास किया गया जिसके अकॉर्डिंग अरेंज मैरिज और फोर्स मैरिज को पूरे देश भर में इलीगल बना दिया गया। औरतों को राइट टू डाइवोर्स का अधिकार दिया गया और कई मायनों में औरतों को एक बराबर लाने की कोशिश करी गई। लेकिन हम अपने 1976 के समय पर वापस आते हैं तो चाइना में माओ के जाने के बाद एक न्यू लीडर उभर कर आते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, डेंग ज़ाओपिंग। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के समय में असल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है चाइना का। डेंग ज़ाओपिंग उन लोगों में से थे जिन्होंने माओ के समय में माओ के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसी की वजह से कल्चरल रेवोल्यूशन के समय में उन्हें अपनी सारी पोजीशन से जबरदस्ती इस्तीफा देना पड़ा था। तो जाहिर सी बात थी कि डेंग ज़ाओपिंग की आइडियोलॉजी माओ की आइडियोलॉजी से काफी अलग थी। डेंग ज़ाओपिंग का मानना था कि सरकार का हद से ज्यादा टाइट कंट्रोल था चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर, जिसकी वजह से पिछले 50 सालों में चाइना का सत्यानाश हो गया। वे इकोनॉमी को आज़ाद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इसके अंदर कई सारे अलग अलग एस्पेक्ट हैं जिनकी हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन इनकी जो ओवरऑल आइडियोलॉजी थी उसे आज के दिन नाम दिया जाता है सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक। पहला एग्रीकल्चर सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए डेंग ज़ाओपिंग ने हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। माओ ने जब अपना ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन लॉन्च किया था उसमें प्राइवेट फार्मिंग को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया था। किसी भी इंडिविजुअल इंसान को ज़मीन ऑन करना अलाउड ही नहीं था। सारी ऑनरशिप लोकल लेवल पर सरकार के हाथों में थी। डेंग ने कहा कि ऑनरशिप को नहीं बदलते, ऑनरशिप अभी भी गांव के सरकार के हाथों में ही रहेगी, लेकिन इंडिविजुअल किसानों को और उनके परिवार को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर हम ज़मीन लीज पर दे देंगे। उन किसानों के पास अधिकार होगा, वो खुद डिसाइड करें उन्हें कौन से क्रॉप्स उगाने हैं, कैसे अपना बिजनेस मैनेज करना है और कहां से प्रॉफिट कमाना है। तो ज़्यादा फ्रीडम मिल गया किसानों को अपनी मर्जी की फसल उगाने का। दूसरा, डेंग ज़ाओपिंग ने कहा सभी किसानों को अपनी फसल का सर्टेन अमाउंट सरकार को बेचना पड़ेगा, लेकिन वो कोटा मीट करने के बाद उससे जितना भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहीं भी जाकर बेच सकते हैं और एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इससे किसानों के अंदर मोटिवेशन आई और इनोवेशन करने की उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। कुछ सिमिलर लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में आज़ादी के बाद केरला और वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट में भी लाए गए थे, जिसे एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है कि आज के दिन केरला जैसी स्टेट इतनी डेवलप क्यों हो पाई। हालांकि उन रिफॉर्म्स के जो स्पेसिफिक्स थे वो थोड़े से अलग थे, तो उन्हें किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन डेंग ज़ाओपिंग ने यही आइडिया अपना लगाया फैक्ट्रीज़ पर भी। फैक्ट्रीज मैनेजर रेस्पॉन्सिबिलिटीज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। अभी तक क्या था, माओ के समय में चाइना में जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज थे उन्हें मैनेज करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिस्ट पार्टी के बंदों को दी जाती थी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थी। डेंग ज़ाओपिंग ने कहा अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स और मैनेजर को दी जाएगी। उनके पास अब ज़्यादा फ्रीडम होगा ये डिसाइड करने के लिए कि उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है, क्या उनका प्रोडक्शन का टारगेट है, कितने दाम पर वो चीज़ों को बेचेंगे और कितनी तनख्वाह उन्हें मिलेगी। एक बार फिर से फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को एक इंसेंटिव मिल पाया ज़्यादा मेहनत करके। आप खुद ही इमेजिन करो, एक फैक्ट्री है जो जूते बनाती है फॉर एग्जाम्पल। अब फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो मैनेजर हैं, उनके पास अधिकार होगा ये डिसाइड करने का कि कितने जूते प्रोड्यूस किए जाएं और कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाए, कितने दाम पर उन जूतों को बेचा जाए और कितनी सैलरी हम सबको पे करी जाए। जो काम करने वाले मजदूर थे उनके अंदर एक सेंस ऑफ ऑनरशिप आया और अकाउंटेबिलिटी आई कि हमारी फैक्ट्री है, हम चाहें तो इसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। माओ के समय में सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बहुत थी। एक इंसान ऊपर बैठा हुआ सब कुछ डिक्टेट कर रहा है, सारी चीज़ें ऐसी चलनी चाहिए, सरकार सब डिसाइड करेगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन डेंग के समय में डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिली। इकोनॉमिक सेंस में ज़्यादा आज़ादी दी गई है इन सारे पॉलिसीज मेजर के चलते। लाखों लोग गरीबी से बाहर आने लगे और लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज होने लगीं। साल 1978 और 1984 के बीच में ऑन एवरेज एग्रीकल्चर आउटपुट चाइना में 7.4 के रेट से बढ़ा। चाइना में जो ग्रेन प्रोडक्शन हो रही थी वो डबल हो गई।
लेट 1970 और मिड 1980 के बीच अगला बड़ा स्टेप था एजुकेशन में क्रांति लाना, लोगों को एजुकेट करने पर फोकस करना। इसी के चलते साल 1986 में एक कंपलसरी एजुकेशन लॉ लाया जाता है सरकार के द्वारा। 9 साल तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन चाइना में हर बच्चे के लिए। इसे आप इंडिया से कंपेयर कीजिए। इंडिया में राइट टू एजुकेशन एक्ट इतने सालों बाद लाया गया, साल 2009 में। ऊपर से चाइना में ये कानून लाकर बात को यहीं खत्म नहीं किया गया, सरकार ने कॉन्सिस्टेंटली और पैसा स्पेंड करना शुरू किया लोगों की एजुकेशन पर। साल 1980 में जो पैसा सरकार एजुकेशन पर खर्च कर रही थी वो अप्रोक्सीमेटली 2% ऑफ जीडीपी पर था और धीरे धीरे ये बढ़ता गया। साल 2012 में ये 4.1 ऑफ जीडीपी पर पहुंच गया। एक बार फिर से इसे इंडिया से कंपेयर करिए। इंडिया में जो लेटेस्ट फिगर है उसके अकॉर्डिंग हमारी सरकार ने 2.9 खर्च किया है एजुकेशन पर ऑफ द जीडीपी। इतना ही नहीं, चाइना ने टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन पर बहुत फोकस किया, लोगों को वो स्किल सिखाएं जिनकी एक्चुअली में ज़रूरत थी जॉब्स में। जितने भी डेवलप देश हैं उन्होंने एजुकेशन पर भरपूर फोकस किया है और वो इसलिए डेवलप हैं क्योंकि एजुकेशन को इतनी बड़ी प्रायोरिटी दी गई है। इन्हीं सब मेजर्स के चलते चाइना में लिटरेसी रेट में एक कमाल का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। साल 1982 में 65% पर था और साल 2010 में 95% क्रॉस कर गया। फॉर कंपैरिजन इंडिया का टोटल लिटरेसी रेट अभी भी 77% पर है। सिमिलरली हेल्थ केयर पर पैसा स्पेंड करना एक और ऐसा बड़ा इंडिकेटर है। 2021 में चाइना ने 5.59% ऑफ जीडीपी अपना हेल्थ पर स्पेंड किया और इंडिया में 2020 में डेटा के अकॉर्डिंग अराउंड 2.96% स्पेंड किया। अब ये डेवलपमेंट स्ट्रेटजी डेंग ज़ाओपिंग की थी। टाउनशिप एंड विलेज इंटरप्राइजेस, जिन्हें TVES भी कहा जाता है, ये इंडिया के कोऑपरेटिव मॉडल से कई मायनों में काफ़ी सिमिलर हैं। कोऑपरेटिव इंडिया में यूजुअली ऑन किए जाते हैं कोऑपरेटिव में काम करने वाले वर्कर्स के द्वारा, लेकिन दूसरी तरफ TVES जो है उनकी ऑनरशिप टाउनशिप और विलेजेस के पास होती है। दोनों का मकसद सेम है, यहाँ पर रूरल एरियाज में इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आना और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना। इंडिया में हमें कोऑपरेटिव यूजुअली एग्रीकल्चर और डेयरी के सेक्टर में देखने को मिले हैं, जैसे कि अमूल, लेकिन TVES चाइना के हर मॉडल सेक्टर में देखे गए हैं। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस। इनफैक्ट एक बड़ा TVE का एग्जाम्पल हुआवे टेक्नोलॉजी है। ये एक TVE के तौर पर शुरू हुई थी शैनजोन के एरिया में, लेकिन आज के दिन ये एक ग्लोबल लीडर बन चुकी है टेलीकॉम कम्युनिकेशन की। इक्विपमेंट में इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है चाइना का शहर वैंगजू। यहाँ पर कुछ लोकल लोगों ने अपनी छोटी छोटी जूते बनाने की फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी। धीरे धीरे ये एक्सपेंड हो गई और इतनी बड़ी बन गई कि आज के दिन वैंजो की शूज़ इंडस्ट्री एक बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है चाइना में। यहाँ बनाए गए जूते सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि चाइना के बाहर भी बेचे जाते हैं। अर्ली 1990 तक आते आते TVES करीब 100 मिलियन लोगों को एम्प्लॉय कर रही थी। चाइना में लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने लगे। यूजुअली रूरल और अर्बन एरियाज में एक इनकम गैप देखने को मिलता है अक्सर, लेकिन यहाँ पर ये इनकम गैप कम हो गया TVES की बदौलत। चाइना की टोटल आउटपुट का करीब 20% TVES से ही आ रहा था। 1990 में करोड़ों जॉब्स इसकी वजह से जनरेट हुई, लेकिन ये तभी हो पाया जब लोग ऑलरेडी एजुकेटेड और स्किल थे ये सब करने के लिए। इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। साल 1980 में डेंग ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किए चाइना के अंदर, जिसमें टैक्स इंसेंटिव दिए गए, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस को और आसान बनाया गया, कम रेगुलेशन करी गई ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके देश के अंदर। बहुत से लोग जब चाइना के डेवलपमेंट की कहानी सुनाते हैं तो पहले इस पॉइंट को सबसे पहले मेंशन करते हैं, लेकिन हम इस पॉइंट को बाद में इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कई सारी चीज़ें और करनी पड़ी थी चाइना को, जिससे कि ये पॉसिबल हो पाया, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो पाया। जब बाहर की कंपनीज देश में पैसा इन्वेस्ट करेंगी तो उन्हें स्किल लोगों की ज़रूरत होगी। अगर लोग एजुकेटेड और स्किल नहीं होंगे तो कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर लेबर सस्ता था, लोग स्किल थे, ब्यूरोक्रेसी कम थी और TVES के चलते लोगों को ऑलरेडी इन चीज़ों का एक्सपीरियंस था। शैनजन पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनता है। चाइना में ये शहर एक छोटा सा फिशिंग विलेज था
और कुछ ही सालों में देखते ही देखते एक मेजर इंटरनेशनल मेट्रोपोलिस बन जाता है। 1980 में शेंजन का जीडीपी था 0.3 बिलियन डॉलर्स। 2020 तक ये 420 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया। फॉरेन कंपनी को देश में आने के लिए इनकरेज करने के लिए एक ओपन डोर पॉलिसी बनाई गई चाइना की इकोनॉमी को बाकी दुनिया के सामने खोला गया। इसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहा जाता है। चाइना में साल 1978 में ही कर दिया गया था। इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आगे चलकर 1991 में देखने को मिली थी। We are in a phase of restructuring our economy. That our country is unable to launch a second industrial revolution, a second agricultural revolution, that our country is unable to integrate itself into the world economy in a manner in which we can take advantage of the opportunities offered by the new global economy. इसी के चलते बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कि नाइकी, एप्पल, वॉल्क्सवैगन, इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करी चाइना में। साल 1980 में जो चाइना की एफडीआई थी वो सिर्फ 0.06 बिलियन डॉलर थी। 2021 में ये 333 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गई। इन सब के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी सरकार ने बहुत फोकस किया। रेलवे लाइन बिछाई जाए शहरों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाया जाए अच्छा, और साथ ही साथ सरकार ने साइंटिफिक रिसर्च को एक प्रायोरिटी बनाया। डेंग ने क्रैश ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। 8 लाख से ज्यादा चाइनीज रिसर्चर्स के लिए प्रायोरिटी एरियाज बनाए गए। एनर्जी प्रोडक्शन, कंप्यूटर्स, ऑप्टिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, फिजिक्स एंड जेनेटिक भारी फंडिंग दी जाने लगी सरकार के द्वारा इन साइंस रिसर्च सेंटर को। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च किया जाने वाला पैसा सरकार के द्वारा धीरे धीरे बढ़ता रहा और साल 2020 में ये 500 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर गया। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है बीजिंग में बना जोंगवानकुन साइंस पार्क साल 1988 में, जो कि एक हब है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का। कई हाईटेक कंपनी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। साल 1990 में दोस्तों इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट एक बराबर थे लाइन पर। इनफैक्ट जीडीपी पर कैपिटा देखोगे तो इंडिया का थोड़ा सा ज़्यादा ही था चाइना के कंपैरिजन में। $1202 20 $983 डॉलर चाइना का। लेकिन इनका बदलाव इतना कमाल का था कि आज के दिन चाइना का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया के कैपिटा से 3 गुना ज़्यादा है। 2020 के नंबर के अकॉर्डिंग इंडिया $6,454 और चाइना $17,312। इन सारी रेवोल्यूशनरी पॉलिसी को लेकर डेंग ज़ाओपिंग का कहना था कि उनकी सोच रही थी क्रॉसिंग द रिवर बाय फिलिंग द स्टोन अप्रोच, कि हम नदी पार करते हैं तो एक एक पत्थर देखकर नदी पार करते हैं। हर डिसीजन जो लिया गया वो एक पैराग्मेटिक प्रैक्टिकल तरीके से लिया गया, सोच समझ कर लिया गया। ऐसा नहीं है कि किसी तानाशाह के मन में एकदम आइडिया आया भाई ये करना चाहिए पूरे देश को बदलने के लिए, और बिना सोचे समझे, बिना एडवाइज़र से पूछे हुए लागू कर दिया गया अपना फैसला जो मन किया। डेंग ज़ाओपिंग से हम सीखते हैं कैसे रिफॉर्म्स लाना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो बड़े ही सोच समझकर किया जाना चाहिए। हर स्टेप पर टेस्ट करना चाहिए और पॉलिसीज को एडजस्ट करना चाहिए एज अ नीडेड। अब ऐसा भी नहीं है दोस्तों, डेंग ज़ाओपिंग एक हीरो थे हमारी कहानी में और उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किए। इकोनॉमिकली उनकी सोच आज़ादी को ज़्यादा फेवर ज़रूर करती थी, लेकिन पॉलिटिकली वो एक डिक्टेटर ही थे। फिर भी उन्हीं के समय के अंदर साल 1989 में एक तियाननम स्क्वायर मेजर्स देखने को मिला। इन सारी पॉलिसीज में एक चीज जिसे नजरअंदाज किया गया वो थी एनवायरनमेंट इकोलॉजी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा था, और जो अथॉरिटीनिज्म डेंग ज़ाओपिंग के समय में आगे कंटिन्यू रहा उसी का ही नतीजा आज के दिन हमें जी जिनपिंग में देखने को मिलता है। डेंग ज़ाओपिंग चाहते तो डेमोक्रेसी ट्रांजैक्शन कर सकते थे चाइना का, लेकिन नहीं किया। इसी रीजन से आज के दिन एक ऐसा डिक्टेटर निकल कर आया जो फिर से अपनी मन मर्जी चलाता है और बिना सोचे समझे फैसले लेता है। यही वजह है 2020 में पैंडेमिक के दौरान भयंकर लॉकडाउन देखने को मिले चाइना में। लोगों की आज़ादी पर फिर से रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही थी।